गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं संजीव कुमार वर्मा, सहआचार्य एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से आप लोगों से मुखातिब हूँ। जैव भूगोल के या बायोजोग्राफी के बारे में हम कई टॉपिक्स की चर्चा पूर्व की कक्षाओं में कर चुके हैं। पिछली कुछ कक्षाओं में हमने पादप और उनके वर्गीकरण, उसके उद्भव और उसके वातावरण के साथ अनुक्रिया के बारे में कई पॉइंट्स की चर्चा करी थी। आज हम टॉपिक जो ले रहे हैं वो है जंतुओं का उद्भव, वातावरण और उसका वर्गीकरण। इसको समझने से पहले हम जंतुओं के जो विकासीय इतिहास है, किस प्रकार जंतुओं का उद्भव इस धरातल पर, इस पृथ्वी पर हुआ, उसके बारे में चर्चा करेंगे। पृथ्वी पर जंतुओं के उद्भव के प्रमाण पुरातन शैलों में उपस्थित जीवाश्मों के आधार पर सुलभ होते हैं। जीवाश्मों एवं चट्टानों की आयु के अनुसार एक भूवैज्ञानिक समय मापक जियोलॉजिकल टाइम स्केल बनाया गया, जिसमें पृथ्वी के संपूर्ण इतिहास को महाकल्प, कल्प एवं युगों में बांटा गया है। जंतुओं के उद्भव एवं विकास का अध्ययन इसी आधार पर किया जाता है। पहला जो कल्प है वो कहलाता है प्रागजीवी कल्प या प्रोटोजोनिक एरा। पृथ्वी पर प्राणियों के उद्भव की दृष्टि से ये सबसे प्राचीनतम कल्प है। इसका प्रारंभ लगभग 200 करोड़ वर्ष पूर्व तथा अवधि 150 करोड़ वर्ष आंकी जाती है। इस कल्प के प्रारंभ में बैक्टीरिया का प्रादुर्भाव हो चुका था और खोल युक्त रेडियो लॉरियन प्रोटोजोआ सामान्य रूप से मिलते थे। इस कल्प के अंतिम भाग में मिले रीढ़विहीन जंतुओं तथा जेलीफिश, कोरल आदि के जीवाश्मों से ज्ञात होता है कि तब तक न केवल जीवों का प्रादुर्भाव हो चुका था, अपितु जीवों में विकास की प्रक्रिया भी शुरू हो गई थी। दूसरा जो कल्प है वो कहलाता है पुराजीवी कल्प या पैलेजोइक एरा। इस कल्प को प्राचीन जीवन का युग भी कहते हैं। इसकी अवधि लगभग 14.5 करोड़ वर्ष है। इस कल्प में जंतुओं ने भूमि पर पदार्पण इसी कल्प में करा था। पुराजीवी कल्प को 6 युगों में बांटा गया है। कैम्ब्रियन युग में सागरीय भागों में जीवों का उद्भव अधिक हुआ। आधुनिक युग में लगभग सभी अकशेरुकी संघों के जंतुओं का विकास हो चुका था, किंतु कॉर्डेटा संघ के जंतुओं का उद्भव अभी तक नहीं हुआ था। समुद्र तल पर सरल संरचना वाले स्पंज, कोरल, इकाइनोडर्स, ब्रैकियोपोड और ट्राइलोबाइट वास करते थे। ऑर्डोविशियन युग में अलवणीय जल में पहली बार कशेरुकी प्राणियों का विकास हुआ। ये जबड़े रहित एवं खोल वाली मछलियाँ थीं। समुद्रों में घोंगा, मूंगा, स्पंज तथा स्याही सदृश जीवों का विकास हुआ। इसके बाद हम बात करेंगे अगले कल्प की, या उस कल्प, इसी कल्प को अलग अलग जो हम 6 युगों में बांटा गया है उसकी अगली प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं। सिलुरियन युग में वायु में श्वास लेने वाले प्राणियों तथा फेफड़ों वाली मछलियों का प्रादुर्भाव हुआ। बिच्छू व मकड़ी वायु में श्वास लेने वाले प्रथम प्राणी थे। मिलीपीड्स तथा पंखहीन कीटों का प्रादुर्भाव भी इसी युग में हुआ। इसके परवर्ती डेवोनियन युग को मछलियों का युग भी कहा जाता है। इस काल में विभिन्न प्रकार की मछलियों का विकास हुआ। प्रथम बार जल भूमीय एम्फीबियन जीवों तथा विविध प्रकार के कीटों का आविर्भाव हुआ और कार्बोनिफेरस युग में जीव जंतुओं ने समुद्र से निकलकर भूमि पर अपने कदम रखे। इस युग में एम्फीबियन की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई। इसी काल में मूल रेप्टाइल्स सिमोरिया का विकास हुआ। पुराजीवी कल्प के अंतिम भाग अर्थात पर्मियन युग में पर्वत निर्माणकारी हलचलों तथा हिमानीकरण के प्रभाव से अनेक प्राणी या जंतु लुप्त हो गए। परिवर्तित पर्यावरणीय दशाओं में बचे हुए प्राणियों में विविधता उत्पन्न हुई। इस युग में छोटे छोटे कीड़ों का प्रादुर्भाव होने के साथ साथ ही आदिम रेप्टाइल्स की संख्या में भी अत्यधिक वृद्धि हुई।
अगला जो कल्प है वो कहलाता है मध्यजीवी कल्प, जिसको हम मेसोजोइक एरा भी बोलते हैं। ये कल्प लगभग 23 करोड़ वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ था, जिसकी अवधि 13 करोड़ वर्ष आंकी जाती है। इस काल में रेप्टाइल विकास की चरम सीमा पर था। जल, स्थल तथा नभ में इनका एक छत्र साम्राज्य था। इसी कारण मध्यजीवी कल्प को रेप्टाइल्स का युग भी कहते हैं। इसे 3 युगों में बांटा गया है: ट्रायसिक, जुरैसिक और क्रिटेशियस। ट्रायसिक युग में आदिम एम्फीबियंस विस्तृत हो चुके थे, अतः रेप्टाइल्स का प्रसार तेजी से होने लगा। अकशेरुकी प्राणियों, मुख्यतः कीट पतंगों की संख्या में अपार वृद्धि हुई। जल में तैरने वाले इक्थियोसार तथा इनके उड़ने वाले टेरोसॉर रेप्टाइल्स की उत्पत्ति हुई। रेप्टाइल्स के समान अंडे देने वाले स्तनधारियों का विकास इस युग की अन्य महत्वपूर्ण घटना थी। जुरासिक युग में जीवों में विविधता का सूत्रपात हुआ। लघु आकार वाले कीटों से लेकर वृहद आकार डायनासोर इसमें सम्मिलित थे। दैत्यकार डायनासोर शाकाहारी व मांसाहारी दोनों प्रकार के थे। इसी युग में वास्तविक छिपकली व मगर का भी उद्भव हुआ। आदि पक्षियों आर्कियोपटेरक्स का विकास भी इसी युग की देन है। क्रिटेशियस युग में रेप्टाइल विकास की चरम सीमा पर थे, किंतु इसके अंत तक ये विलुप्त होने लगे। इसका कारण जलवायु परिवर्तन व उल्कापात माना जाता है। अब केवल मगर, सर्प व लिजर्ड ही रेप्टाइल प्रतिनिधियों के रूप में पृथ्वी पर बचे। इस युग में आधुनिक मछलियों व कीटों का बहुत प्रसार हुआ। विकसित अंडे देने वाले रेप्टाइल्स के समान स्तनधारियों से प्लेटिपक्स व एक्रिडना जैसे स्तनधारियों का आविर्भाव हुआ। और लास्ट जो युग कहलाता है वो कहलाता है नवजीवी कल्प या सेनोजोइक एरा। भूगर्भिक इतिहास का ये अंतिम कल्प लगभग 7 करोड़ 50 लाख वर्ष पूर्व पुराना है। इसके अंतर्गत टर्शरी व क्वाटरनरी युग आते हैं। टर्शरी युग में आदिम स्तनधारियों का काफ़ी विकास हुआ। अब तक आधुनिक पक्षियों का उद्भव हो चुका था। एंथ्रोपाइड जंतुओं ने सर्वप्रथम इसी युग में पदार्पण किया। इससे ही विभिन्न प्रकार के वनमानुष व मनुष्य के आदि पूर्वजों का विकास संभव हुआ। क्वाटरनरी युग के प्राणियों में मनुष्य ने सर्वोच्च स्थान ग्रहण कर लिया। कुल मिलाकर नवजीवी कल्प में जीव जंतुओं का स्वरूप बहुत कुछ आधुनिक जीवों के समान ही था। यद्यपि इनमें से कुछ अब विलुप्त हो गए हैं, लेकिन फिर भी जो आपने युगों के अनुसार जंतुओं के इतिहास के बारे में समझा और उसको माना, और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विभिन्न युगों में अलग अलग प्रकार के प्राणियों का उद्भव हुआ और उनमें विकास हुआ, और विकास की प्रक्रिया में नई जातियों का भी उद्भव हुआ। और नई जातियों का जब विकास होता है तो आपस में एक नई तरह की विविधता इस पृथ्वी पर देखने को मिलती है। धन्यवाद।